Good afternoon, everyone. A very warm welcome to today's book reading session. So before starting, let us do a short meditation. Back comfortably. Focus between the center of your forehead. Pull back your shoulders and look the spinal cord. Sit straight. Leave behind all the tension, stiffness, and negative stress that you have been holding till the last hour. Inhale. Affirm the following things. In the infinity of life, where I am, all is perfect, whole, and complete. And yet, life is ever changing. There is no beginning and no end. Be a constant cycling and recycling of substance and experiences. Life is never stuck or stable or still. For each moment is ever new and fresh. I am one with the power that created me. And this power has given me the power to create my own circumstances. I rejoice in the moment, the knowledge that I have the power of my own mind to use in any way I choose. Every moment of life is a new beginning for me. As we move from the old to the new, is a new point of beginning for me right here and right now. All is well in my life. Om Shanti. Let me share the screen now. हमारा फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, चैप्टर 1 व्हाट आई बिलीव। इसमें अब तक हमने क्या देखा है कि जो हमारे बिलीव सिस्टम होता है, जो हमारे थॉट्स होते हैं, असर पड़ता है हमारे ऊपर। जो हमारे थॉट्स होते हैं उनसे ही हमारा फ्यूचर शेप होता है। और लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि जो रिजेंटमेंट, क्रिटिसिज्म, गिल्ट, ये सारी चीजें हमारे बॉडी में डिसीज का काम करती हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे ऑल डिजीज कम्स फ्रॉम अ स्टेट ऑफ अनफॉरगिवनेस। Whenever we are ill, we need to search our hearts to see who is it we need to forgive.
तो ऑथर कह रहे हैं कि जब भी हम इल्म हो, जब भी हम बीमार हो, तो अपने दिल में पहले से वर्ड्स में हमें सर्च करना होगा कि अभी हमें किसको फॉरगिव करने की जरूरत है. The Course in Miracles says that all disease comes from a state of unforgiveness, and that whenever we are ill, we need to look around to see who it is that we need to forgive. तो कोर्स इन मिरेकल्स में ये लिखा है कि जितनी भी डिजीजेस होती है, जितनी बीमारियां होती हैं, वो सब अनफॉरगिवनेस की वजह से ही आती है. अनफॉरगिवनेस मतलब हमने किसी को माफ नहीं किया है. और जब भी हम बीमार हो तो हमें पहले यही देखना होगा कि अभी हमें किसको माफ करने की जरूरत है. तो इसमें ऑथर एक और चीज ऐड करते हैं दैट द वेरी पर्सन यू फाइंड इट हार्डेस्ट टू फॉरगिव इज द वन यू नीड टू लेट गो ऑफ द मोस्ट. तो हमें जिसको फॉरगिव करना सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है ना, जिसके बाद हमने सबसे ज्यादा पकड़ के रखी होती है, जिसका सबसे ज्यादा हर्ट होता है, तो उसी को सबसे ज्यादा फॉरगिव करने की इस प्रेजेंट मोमेंट में जरूरत है. फॉरगिवनेस मीन्स गिविंग अप, लेटिंग गो. It has nothing to do with condoning behavior. It's just letting the whole thing go. You do not have to know how to forgive. All we need to do is to be willing to forgive. The universe will take care of the hearts. तो ऑथर ने वो भी एक बहुत अच्छी बात बताई कि जब भी हमें फॉरगिव करना है तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हमें कैसे माफ करें, हाउ वी विल फॉरगिव दिस पर्सन. तो ये हाउ की जरूरत नहीं है, बस मन में हमारे विलिंगनेस होनी चाहिए कि हम सच में विलिंग है उनको फॉरगिव करने के लिए. तो जो यूनिवर्स है वो हाउ का ध्यान रखेगा. मतलब हमें मन में ये निश्चय करना है कि हमें फॉरगिव करना है, और उसके बाद में ये फॉरगिव हम कैसे कर सकें इसका ध्यान यूनिवर्स रखेगा. बस हमारे मन में एकदम सच में वो विलिंगनेस आनी चाहिए. We understand our own pain so well, how hard it is for most of us to understand that they, whoever they are, we need most to forgive. We're also in pain. We need to understand that they were doing it at that time. They have compassion क्रिएट करने में बहुत हेल्प करेगा कि जब भी हमें किसी को माफ करना है, किसी को फॉरगिव करना है, तो हमें वो चीज़ अगर मुश्किल भी लगता है. और फिर बता रही है कि जो सामने वाला है जिसे हमें माफ करना है, वो भी पेन में ही होते हैं. जो उनकी अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस और नॉलेज होती है उसका बेस्ट ही वो करते हैं. तो वो खुद भी पेन में तभी उनसे ऐसा कुछ काम हो जाता है. तो ये कंपैशन क्रिएट करता है हमारे मन में, और अंडरस्टैंडिंग आती है. इस वजह से हम ज्यादा जल्दी उन्हें फॉरगिव कर पाते हैं. When people come to me with a problem, I don't care what it is: poor health, lack of money, unfulfilling relations, or different creativity. There is only one thing I enjoy work on, and that is loving myself. और फिर जैसा कि हम जानते हैं लुइसियन भी काउंसलर भी है. तो वो बता रही है कि जब उनके पास में लोग आते हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, तो वो प्रॉब्लम मायने नहीं रखती है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, मनी से या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, कोई भी चीज में प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन ऑथर किस बात पे स्ट्रेस देती है? सिर्फ एक चीज पे: लविंग द सेल्फ. खुद से प्यार करो. I find that when we really love and accept and approve of ourselves exactly as we are, then everything in our life improves. We attract more money, our relationships become much more fulfilling, and we begin to express ourselves in creatively fulfilling ways. All this seems to happen without our even trying. ऑथर ने यहाँ पे बताया कि जब हम सच में खुद से खुद को प्यार करते हैं, खुद को एक्सेप्ट करते हैं, खुद को अप्रूव करते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तो हमारी लाइफ में हर एक चीज इम्प्रूव होती है. ऐसा लगता है कि पूरी लाइफ में हर जगह पे देखिए मिरेकल्स छुपे हुए हैं. मनी के टर्म्स में, रिलेशनशिप, और हर एक चीज में हम बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्रेस करने लग जाते हैं, हम रिसीव करने लग जाते हैं. और
ये इतना स्मूथली होता है ना सब कुछ, कि इतना स्मूथली होता है कि लगता है कि हमने कुछ कोशिश ही नहीं की और सब कुछ एकदम फेवर में मिल रहा है। तो उसके लिए इट ऑल स्टार्ट्स विद अस, हमें खुद से ही प्यार करना पड़ेगा। लविंग एंड अप्रूविंग ऑफ योरसेल्फ, क्रिएटिंग अ स्पेस ऑफ सेफ्टी, ट्रस्टिंग एंड डिजर्विंग एंड एक्सेप्टिंग will create organization in your mind, create more loving relationships in your life, attract a new job and a new and better place to live, and even enable your body weight to normalize. People who love themselves and their bodies neither abuse themselves nor love करते हैं, खुद को अप्रूव करते हैं और एक सेफ्टी का स्पेस क्रिएट करते हैं अपने अंदर में। ट्रस्ट और डिजर्विंग, हम एक्सेप्टिंग है, ऐसा हम ऐसी थिंकिंग रखते हैं तो हमारा माइंड काफी ऑर्गेनाइज्ड होता है और काफी लविंग रिलेशनशिप्स क्रिएट होते हैं। हम न्यू जॉब अट्रैक्ट कर लेते हैं, कोई बेटर प्लेस होता है उधर चले जाते हैं। सारी चीजें खुद से प्यार करने से ही स्टार्ट हो जाती है। सेल्फ अप्रूवल एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस इन द नाउ are the main keys to positive changes in every area of their life. पॉजिटिव चाहिए, सकारात्मकता चाहिए, तो फिर क्या है? आओ, प्रेजेंट अभी ही ये चीज करें, ऐसा मत सोचो कि बाद में करूंगा। तो सेल्फ अप्रूवल और सेल्फ एक्सेप्टेंस, ये दो चीजें हमें लेकर आएंगे, तब हमारी लाइफ पूरी पॉजिटिव चेंजेस से ही कर जाएगी। Loving the self to me begins with never ever criticizing ourselves for anything. Criticism looks us at into the very pattern we are trying to change. Understanding and being gentle with ourselves helps us to remove out of it. Remember, you have been criticizing yourself for years and it hasn't worked. Try improving of yourself and see what happens. चौथे कह रहे हैं लविंग द सेल्फ, खुद से प्यार करने का मतलब उनके अकॉर्डिंग क्या होता है? जब हम खुद को एकदम भी क्रिटिसाइज नहीं करते किसी भी चीज के लिए। क्रिटिसिज्म अगर होता है तो उससे क्या होगा, हमारे जो पैटर्न होंगे माइंड में, उसी में हम लोग पैटर्न हम अपनी लाइफ में जो चेंज करना चाहते हैं, मान लेते हैं कोई बैड हैबिट है उसको भी चेंज करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम लोग क्रिटिसाइज करेंगे उसको लोग खुद को, तो फिर हम लोग उसी चीज में स्टक हो जाते हैं फिर। अंडरस्टैंडिंग एंड बीइंग जेंटल विद आवरसेल्व्स हेल्प्स अस टू मूव आउट ऑफ इट। लेकिन जब हम अपने मन में अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, सामने वाले को समझते हैं, उसके साथ जेंटली पेश आते हैं, तो फिर ये हमें बहुत हेल्प करता है कि हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए। Remember, you have been criticizing yourself for years and it hasn't failed. Try improving of yourself and see what happens. और फिर ये भी कह रही है कि हमने खुद को क्रिटिसाइज पर वो कोई काम नहीं है, तो अब हमें क्या करना है, खुद को अप्रूव करना है और देखना है कि क्या होता है। तो कंप्लीट हुआ और इसके एंड में भी एक मेडिटेशन दिया हुआ है, ये हम एंड में करेंगे। अच्छा, बुक का पार्ट 2 स्टार्ट होने जा रहा है अभी, अ सेशन विद लेजी। तो जिन्होंने फर्स्ट सेशन नहीं अटेंड किया उनके लिए वापस से थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जा रहा है इस बुक का, कि यू कैन हील योर लाइफ। ये जो लुइसी एल हे की बुक है, लुइसी एल हे एक काउंसलर भी है, काउंसलर भी रह चुकी है, और जैसे उनके पास में लोग सेशंस लेने के लिए आते हैं, वो सेशंस लेते हैं लोगों के, उनको हील करने में हेल्प करती है, वैसे ही उन्होंने ये बुक भी लिखी है। तो इसमें उन्होंने अगर कुछ प्रैक्टिसेस दी हैं, जो जो चीज़ें बेबी करने के लिए, वो चीज़ हमें बहुत ध्यान से अच्छे से करनी है ताकि हम इस बुक का पूरा अच्छी तरह से बेनिफिट ले पाए। तो उसमें एक चीज ये भी थी कि ये जो एफर्मेशंस लिखे गए हैं इनको बार बार हमें प्रैक्टिस करना है, हर एक चैप्टर में हमें 2-3 दिन लगाने हैं, अच्छे से उसको पढ़ना है ताकि रीडिंग बहुत अच्छे से हो। तो एक एक वर्ड को हमें समझना होगा और जो भी होमवर्क, जो भी टास्क दिए जाएंगे उनको उसी दिन हम कंप्लीट करेंगे कंसिस्टेंटली।
तो चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? इट इज सेफ टू लुक विद इन। तो प्रॉब्लम क्या है? वो इसका आंसर दिया है कि इट इज सेफ टू लुक विद इन। अपने अंदर झांक के देखना सेफ होता है। ऐसा क्यों लिखा है? अपने अंदर तो सेफ होगा ही, पर बहुत लोगों को ना डर लगता है अपने आप से ही बात करने में, अपने अंदर में झांकने में, क्योंकि लोगों ने ये किया नहीं होता है। तो यहाँ पे ये मैं श्योर कर रही हूँ कि इट इज सेफ टू लुक विद इन। Wrist blows up limbs, burns, ages, can't hear, is rotting away, and so on. Plus whatever else we may have created, I think I have heard them all. और फिर कह रही है कि माई बॉडी डजेंट वर्क में, जैसे लोग कहते हैं ना कि चोट लग रही है, दर्द हो रहा है, फिर और भी कई सारी चीजें लिख रही है। तो ऑथर कह रहे हैं कि आपके माइंड में जो भी चीज आ रही है ना, ये सब उन्होंने सुन रखा है, तो फिर उनके पास लोग जाते हैं काउंसलिंग सेशंस के लिए। तो माई रिलेशनशिप्स डोंट वर्क यार, मॉडरिंग, एब्सेंट, डिमांडिंग, डोंट सपोर्ट मी, ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग, व्हेन लविंग, नेवर लीव मी अलोन, pick on me all the time, don't want to be bothered with me, walk all over me, never listen to me, and so on. Plus whatever else you may have created, yes, I have heard them all too. तो यहाँ पे रिलेशनशिप को लेकर के सारी नेगेटिव चीजें लिखी गई है, और ऑथर ये कह रही है और भी आपके माइंड में जो चीजें क्रिएट हो रही है वो सब भी उन्होंने सुन रखा है। माई फाइनेंसेस डोंट वर्क, दे आर नॉन एक्सिस्टेंट, seldom there, never enough, just out of reach, go out faster than they come in, won't cover the bills, slip through my fingers, and so on. Plus whatever else you may have created, of course I have heard them all। तो फाइनेंस से भी रिलेटेड जो नेगेटिव चीजें हैं कि वो इनफ नहीं है, और भी कुछ नुकसान वाली बातें, तो ऑथर कह रही है कि ये सब भी उन्होंने सुन के रखा हुआ है, जो भी नेगेटिव चीजें क्रिएट करते हैं लोग। My life doesn't work. I never get to do what I want to do. I can't please anyone. I don't know what I want to do. There is never any time for me. My needs and desires are always left out. I am only doing this to please them. I am just a doormat. Nobody cares what I want to do. I have no talent. I can't do anything right. All I do is procrastinate. Nothing else works. Nothing ever works for me, and so on. That's whatever else you have created for yourself. All these I have heard and heard. यहाँ पे लाइफ से रिलेटेड सारी शिकायतें लिखी हुई हैं। चौथे कह रही है इसके अलावा भी जो आपके मन में है वो भी उन्होंने सुन के रखा है। Whenever I ask a new client what is going on in his or her life, I usually get one of the above answers, or maybe it's aware of these answers. They really think they know the problem, but I know these complaints are only outer effects of inner thought patterns. Beneath the inner thought patterns is another deeper, more fundamental pattern that is the basis of all the outer effects। और तो क्या कह रही है, जब भी कुछ आता है उनसे सेशन लेने के लिए अपनी लाइफ के बारे में, तो उन्हें इसी टाइप के आंसर्स मिलते हैं जो भी तक हमने नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े वही सब। जो लोग सेशन के लिए आते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम के बारे में पता है। ऑथर जानती है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये उनके अंदर की कंप्लेंट्स हैं जो उन्होंने क्रिएट करके रखी है। ओनली एंड ओनली आउटर इफेक्ट्स, तो ये सारे आउटर इफेक्ट्स हैं। जो इनर थॉट पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, जो हम बिलीव करते हैं, वही हमें लाइफ में एक्सपीरियंस कराते हैं। तो ऑथर इसमें यही समझा रहे हैं, beneath the inner thought patterns is another deeper, more fundamental, that is the basis of all the outer effects। तो ये जो इनर थॉट पैटर्न्स होते हैं ना, इनके beneath भी और डीपर और फंडामेंटल पैटर्न्स होते हैं जो कि इन आउटर इफेक्ट्स, यानी लाइफ में हमारी जो परिस्थितियां आती हैं, जो सिचुएशंस आती हैं, वो किस क्वालिटी की आई है उसको निर्धारित करना, उसको डिटरमिन करने का काम इसी लेयर का होता है जो हमारे माइंड में काफी अंदर में होती है। आई लिसन टू द वर्ड्स दे यूज एज आई आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस। तो ऑथर कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ रही हैं, तो उसके बारे में उन्हें क्या क्या आंसर्स मिलते हैं वो बताएंगे। तो जैसे ये बेसिक क्वेश्चंस है, अब हम भी ऐसा ही सोच रहे हैं अगर,
कि हम भी बीटीएल से ही सेशन लेने के लिए बैठे हैं, तो ये जितने क्वेश्चन दिए गए हैं इनको हमें सॉल्व करना चाहिए एक जगह लिखकर। तो फिलहाल के लिए आप लोग अपने माइंड में भी सोच सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ? आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? हाउ इज योर हेल्थ? आपकी तबीयत कैसी है? व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? आप क्या काम करते हैं? व्हाट यू लाइक? डू यू लाइक योर वर्क? क्या आपको अपना काम पसंद है? हाउ आर योर finances? How is your love life? How did the last relationship end? And the relationship before that, how did it end? तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें लिखने चाहिए। Tell me about your childhood briefly. सिर्फ अपनी childhood के बारे में। I watched these body postures and the facial movements. But mostly I really listen to the words they say. Thoughts and words create our future experiences. Thoughts and words create our future experiences. Talk. I can easily understand why they have these particular thoughts. Words we speak are indicative of our inner thoughts. Sometimes views do not match the experiences they describe. Then I know that they are either not in touch with what is really going on or they are lying to me. Either one is a starting point and given us a basis from which to begin. तो ये जितने क्वेश्चंस हैं इनको तो सॉल्व करना चाहिए हमें कहीं पे लिख करके। उसके बाद में आगे डिस्क्राइब कर रही हैं कि कैसे वो ऑब्जर्व कर रही है बॉडी पॉस्चर लोग जब आंसर करते हैं उन्हें ये सारी चीजें पता चलती है। लोगों के क्या थिंकिंग पैटर्न है फिर उससे वो पता लगाता है कि कैसे करके ना हैंडल करता है। एक्सरसाइज आई शुड exercise for me, the next thing I do is to give them a pad and pen and ask them to write on the top of a piece of paper, I should. तो ये वाली एक्सरसाइज भी अगर करनी हो तो इसमें ऑथर क्या करते हैं? ऑथर एक पैड और एक पेन दे देते हैं जो उनके पास सेशन के लिए आते हैं और फिर इसके बाद में उन्हें लिखने के बाद चलते हैं। Some people find it difficult to begin, and some have so many things to write that it's hard for them to stop. तो उन्हें लिखना होता है 5 या 6 days इस सेंटेंस को फिनिश करने के लिए। तो देखिए आई शुड हैव डन दिस वर्क उसके अंदर इस वर्क के बारे में। तो ऐसे आई शुड आपको जो करना है वो आपको लिखना है इसमें। तो कुछ लोगों को काफी डिफिकल्ट लगता है ये लिखना, काफी मुश्किल होती है। लेकिन कुछ लोगों के पास इतनी सारी चीजें होती है कि वो उनके लिए रुकना मुश्किल हो जाता है। आई देन आस्क देम टू रीड द लिस्ट टू मी वन एट अ टाइम। उसके बाद में आपने क्या कहती है उन्हें वो लिस्ट रीड करके लेती है वन एट अ टाइम एक ही बार में। बिगिनिंग ईच सेंटेंस विद आई शुड as they read each when I ask why. तो जैसे जैसे वो लोग रीड करते हैं आई शुड उसके बारे में अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं तो और फिर उनसे पूछते हैं वाई, क्यों आपको ये काम करना है। The answer that come out are interesting and revealing, such as तो उसके बाद उन्हें आंसर क्या मिलता है? My mother said I should you whether I should enjoy करना है because I'm afraid not to because I have to be perfect. Everybody has to do that because I'm too lazy, too short, too tall, too fat, too thin, too dumb, too ugly, too worthless. These answers show me where they are stuck in their beliefs and what they think their limitation is.
तो ये जो आंसर्स है जो ये बताते हैं ऑथर को कि कहाँ पे लोग अपने बिलीफ सिस्टम में स्टक है, उनके लिमिटेशंस है। आई विल नो कमेंट्स ऑन देयर आंसर्स। टॉक अबाउट द वर्ड शिट। तो ऑथर तब कोई कमेंट नहीं करती है उनके आंसर्स में, वो बस उन्हें कहने देते हैं, उसके बाद ये इस वर्ड के बारे में वो बात करती है। यू सी आई बिलीव दैट शुड is one of the most damaging words in our language. Every time we use should, we are in effect saying wrong. Either we are wrong or we were wrong or we are going to be wrong. I believe that should is one of the most damaging words in our language. हमारी लैंग्वेज में should most damaging words में से एक है। जब भी हम इस वर्ड को यूज करते हैं should को, तो फिर इन इफेक्ट हम क्या कह रहे हैं? wrong. Either we are wrong or we were wrong or we are going to be wrong. तो इसके थ्रू हम क्या बता रहे हैं कि हम पहले गलत थे, इसलिए हमें ये करना चाहिए, इसलिए आई शुड डू दिस, या फिर हम रॉन्ग थे, या फिर हम रॉन्ग होने वाले हैं। आई डोंट थिंक वी नीड मोर रॉन्ग्स इन आवर लाइफ. We need to have more freedom of choice. I would like to take the word should and remove it from the vocabulary forever. I'd replace it with the word could. The author कह रही है कि should को replace करके could कर देना चाहिए. Could gives us choice and we are never wrong. I then ask them to read this list one item at a time, except this time to begin each sentence by saying, if I really wanted to, I could. तो जैसे अगर हम एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, अगर शुड वाले में हमने ऐसे लिखा हुआ हो कि आई शुड कंप्लीट दिस टास्क, तो ऑथर कह रही है शुड को नहीं यूज करना, कुड को यूज करना। कुड को कैसे यूज करना? इफ आई रियली वांटेड टू आई कुड हैव डन दिस टास्क। तो वो जो भी आपका टास्क है, अगर हम सच में वो चीज करना चाहते हैं तो वो चीज हम कर सकते हैं। दिस पुट्स अ होल न्यू लाइट ऑन द सब्जेक्ट. As they do this, I ask them gently, why haven't you? Now we hear different answers. तो अब फिर से वो लिस्ट रीड करने के लिए देती है, और फिर जैसे जैसे वो रीड करते हैं तो वैसे ऑथर उनसे जेंटली पूछती है कि अभी तक आपने ये चीज क्यों नहीं करा। तो उन्हें भी फिर डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू, आई एम अफ्रेड, आई डोंट नो हाउ, बिकॉज आई एम नॉट गुड इनफ, एंड सो ऑन। इस तरह के आंसर्स मिलते हैं। Time they have been berating themselves for years for something they never wanted to do in the first place, or they have been criticizing themselves for not doing something when it was never their idea to begin with. Often it was just something that someone else said they should do. When they can see that we can just drop it from the shit list. What a relief that is. इस काम को करने से भी क्या पता चलता है कि जो लोग हैं वो बहुत सारे काम करना चाहते थे, पर वो कभी भी कर नहीं पाए थे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में उनका वो आइडिया ही नहीं था, वो किसी और की वजह से कर रहे थे, और अभी तक वो अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहे कि उन्होंने ये चीज नहीं किया, क्योंकि उनका कभी आइडिया था ही नहीं। और अब जो उनकी शुड लिस्ट है, मतलब उन्हें जो करना चाहिए था या करना चाहिए, तो उस शुड लिस्ट को ड्रॉप करके बहुत बड़ा रिजल्ट। Look at all the people who try to force themselves, for years into a career they don't even like, only because their parents said they should become a dentist or a teacher. How often have we felt inferior because we were told we should be smarter or richer or more creative like some relatives? What is there on your should list that could be dropped with a sense of relief? जो हमने शुड लिस्ट को देखा,
उसमें और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ऑथर के, कि जैसे कई सारे लोग हैं जो कभी डेंटिस्ट या टीचर कुछ बनना चाहिए उन्हें, ऐसा उनका शुड लिस्ट है कि आई शुड बिकम अ डेंटिस्ट, आई शुड बिकम अ टीचर एंड सो ऑन। तो उसके लिए वो काफी इंफीरियर फील करते हैं, क्योंकि वो इस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो व्हाट इज देयर ऑन योर शुड लिस्ट दैट कुड बी ड्रॉप्ड विद अ सेंस ऑफ रिलीफ। तो इसमें ये जो लिखा गया है ना शुड वाला टास्क आज का, तो ये हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद में ये जैसे शुड से कुड में हमें शिफ्ट होना है, ये चीज भी करनी है। ये आज का होमवर्क है, एक बार वापस से हम देख लेते हैं। कि जैसे पहले एक नोटपैड लेना है, उसमें फिर आई शुड, फिर आपको जो जो काम करने चाहिए थे, जो भी करना है उसको पहले लिख लेना है। ठीक है। उसके बाद में हर एक लाइन में आपको खुद से पूछना है कि वाई आई शुड हैव डन दिस थिंग। उसके बाद में आपको एकदम ऑनेस्टली खुद को आंसर करना है। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद में ये जितने भी टास्क आपने लिखे थे उसको वापस से लिखेंगे। इफ आई रियली वांटेड टू, आई कुड। उसके बाद उस टास्क को, कि अगर हम सच में वो चीज करना चाहते थे तो फिर हम इस चीज को फुलफिल कर चुके थे। तो इसके बाद में खुद से वापस पूछना है वाई हैवंट यू, अभी तक क्यों नहीं किया, तो हमें फिर से डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे। और इस बार क्या होगा, जो हमारी शुड लिस्ट थी जिसकी वजह से हम इंफीरियर फील कर रहे थे कि हमने ये चीज अभी तक क्यों नहीं किया, हमें ये चीज कर लेनी चाहिए थी, तो उस शिट लिस्ट को ड्रॉप करके हमें काफी रिलीफ मिलेगा। क्योंकि जब हम इसको आई कुड लिखेंगे तो जो चॉइस है वो हमारे खुद के हाथ में होंगी, जो पावर है हमारे खुद के हाथ में होगी। और हमें सच में समझ आएगा कि कौन सा टास्क हम सच में करना चाहते थे, कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो आज का हमारा ये होमवर्क रहेगा। By the time they have gone through this short list, they are beginning to look at their lives in a new and different way. They notice that many of the things they thought they should do are things they never wanted to, and they were only trying to please other people. So many times it is because they are afraid or feel they are not good enough. The problem has now begun to shift. I have started the process of releasing the feeling of being wrong because they are not fitting someone else's standards. Next, I begin to explain to them my philosophy of life as I did in chapter 1. I believe life is really very simple. What we leave out, we get back. The universe totally supports every thought we choose to think and to believe. When we are little, we learn how to feel about ourselves and about life by the reactions of the adults around us. Whatever these beliefs are, they will be recreated as experiences as we grow up. However, we are only dealing with thought patterns, and the point of power is always in the present moment. Changes can begin in this moment. इस लास्ट पैराग्राफ में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका पूरा क्रक्स लिखा हुआ है कि यूनिवर्स हमें टोटली सपोर्ट करता है, जो भी हम बिलीव करना चाहते हैं उसमें। जो एडल्ट्स के रिएक्शन हमने देखे अपने बचपन में, उसी तरह से हमारे बिलीफ सिस्टम भी हो जाते हैं, हम खुद को वैसे ही ट्रीट करने लग जाते हैं, फील कराने लग जाते हैं। और एक और चीज कि हम अपने थॉट्स के साथ में डील कर रहे हैं और इन थॉट्स को हम चेंज कर सकते हैं। थॉट पैटर्न्स को चेंज करने से क्या होगा, जब जो हमारे थॉट्स होंगे भाई हमारे फ्यूचर को शेप करेंगे। तो हमें इन थॉट्स को हमेशा ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव कर लेना है। द पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। इस प्रेजेंट मोमेंट में पॉइंट ऑफ पावर है, और जो चेंजेस हमें करने हैं वो इसी मोमेंट में बिगिन करने होंगे। Thank you so much, everyone, for joining. You can share your takeaways now. The amazing session. टेक अवेज तो बहुत ही सारा है, बहुत बहुत चीजें लर्न करने को मिली। लेकिन एक चीज जो मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी, वो लाइन जिसमें था कि लविंग द सेल्फ टू मी begins with never ever criticizing ourselves for anything। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है लाइफ का कि क्रिटिसिज्म मैंने सेल्फ को खूब
बहुत किया है। जैसे यहाँ पे ऑथर ने भी लिखा है ना, यू हैव बीन क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ फॉर इयर्स एंड दिस गोज ट्रू फॉर मी। Criticism locks us into the very pattern we are trying to change. ये भी एकदम सही बात है, वही पैटर्न रिपीट होते रहते हैं। और आज समझ में आया कि वो क्रिटिसिज्म है जो लॉक कर देता है उसी पैटर्न में रहने के लिए। तो ये चीज सीखने को मिली कि लविंग द सेल्फ begins with never ever criticizing ourselves for anything. So this is the line which I really want to apply on self. एंड जो टास्क आपने दिया करुणा सिस्टर, वो भी बहुत ही अच्छा अच्छा टास्क है एंड आई विल डेफिनेटली डू दैट। पहले तो शुड वाली लिस्ट, उसके बाद कुड एंड बाय आई वाज नॉट एबल टू डू दैट येट। सो दीज आर माय टेक अवेज एंड थैंक यू सो मच। आई थैंक यू होप सो मच श्रेया मैंने सिस्टर। बोला ठीक से ऑडिबल रहा होगा, क्योंकि थोड़ा डिस्टरबेंस है बैकग्राउंड में। आज शुरू में थोड़ा थोड़ा लग रहा था, फिर आपकी आवाज आ गई। थैंक यू सो मच फॉर योर टेक अवे। थैंक यू। थैंक यू। अनुराधा सिस्टर, आपका कोई टेक अवे है? कौन सा जो भी रितु बहन ने बताया, आपकी आवाज नहीं आ रही। विद इन हमें अपने आप से के अंदर जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है, अ, ये भीड़ में दे डोंट really go for healing. They escape. And they've made themselves so numb that they don't even realize that they are having diseases in their body. It is like awakening कि हमें अपने अंदर देखना है पहले, and to look what is not working. Only then we can change our patterns. जो भी चीजें चेंज करना है, पहले तो खुद अंदर खोल के देखना पड़ेगा। तो ये ब्रेवरी का काम है कि अपनी कमियों को देखना, उसके बाद फिक्स करें, करना या नहीं करना वो अलग है। पहले खुद देखना तो चाहिए कि कुछ काम नहीं हो रहा है रिलेशनशिप्स में, क्यों नहीं हो रहा है। पहले खुद किसकी गलती है, सब ब्लेम तो बाहर ही जाता है, फेस बाहर ही जाता है। तो ये मेरा टेक अवे है। और आई शुड टू आई कुड, ये एक टास्क जो ये ऑथर ने बताया है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस, एक्चुअली आई रेड दिस बुक बिफोर, बट मेरे को उतना क्लिक नहीं हुआ था उस टाइम। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग हाउ टू चेंज, यू नो, हमारे डिजायर्स ही हमारा प्यार ब्लॉक करते हैं। शुड मीन्स डिजायर, और जब जहाँ भी डिजायर होती है वहाँ पर एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। मतलब वो होना ही चाहिए, अगर नहीं हुआ तो दे वोंट मूव ऑन, स्टक हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ आई शुड, चेंज इट टू आई कुड, एंड जस्ट एनालाइज कि व्हाई यू वांट दैट। इट्स बिकॉज ऑफ बिलीव्स ऑफ अदर्स और यू रियली वांट इट। तो ये भी एक अच्छा टेक अवे है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच।